हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिव्यांश निशित आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, कैसा चल रहा है आप लोगों का रिवीजन। और यहाँ पर जो भी टॉपिक्स या जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए उपयोगी तो सिद्ध हो रही है ना। उम्मीद तो यही करता हूँ और बाकी आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। चलिए खैर, तो गाइस आज हम लोग अपनी इस वीडियो में किस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट इज उदारवादी और उपयोगितावादी शिक्षा, यानी लिबरल एंड यूटिलिटेरियन एजुकेशन, राइट। तो गाइज आज के वीडियो में उदारवादी शिक्षा का अर्थ समझेंगे और उसका उपयोग या उसके क्षेत्र, किन क्षेत्रों में उसका उपयोग होता है ये जानेंगे। और उसके बाद हम लोग उपयोगितावादी शिक्षा का भी अर्थ समझेंगे और उसका भी उपयोग किन क्षेत्रों में होता है वो भी हम जानेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज भी आपको कुछ बेहतरीन देने की कोशिश करूंगा। बाकी चीजें अगर आपको समझ में आती हैं और अच्छी लगती हैं तो प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो गाइज आपके सामने उदारवादी शिक्षा और उपयोगितावादी शिक्षा यानी इन दो प्रकार की शिक्षाओं की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है उदार शिक्षा यानी उदारवादी शिक्षा की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबरल एजुकेशन, ठीक है। अगर हम इसके अर्थ को समझें तो इस लिबरल एजुकेशन को हम नॉन वोकेशनल एजुकेशन भी कह सकते हैं। नॉन वोकेशनल का मतलब हो गया जो अव्यवसायिक शिक्षा होती है, यानी जिसका व्यवसाय से कोई भी मतलब नहीं है। अब व्यवसाय कैसे हुआ? व्यवसाय हम लोग क्यों करते हैं? जो भी हम पैसा कमाने से रिलेटेड यानी अर्थोपार्जन के लिए, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं वही सारा तो व्यवसाय है। अब वो व्यवसाय में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक बात है। तो इस तरीके से उदारवादी शिक्षा को नॉन वोकेशनल कहा गया, यानी अव्यवसायिक शिक्षा जिसमें व्यवसाय कहीं पर भी ना आए। तो व्यवसाय का मतलब अब आप समझ रहे हो ना, जहां पर जीविकोपार्जन की बात ना हो, जहां पर अर्थोपार्जन की बात ना हो, यानी पैसे कमाने की कोई भी बातचीत ना हो। तो अब ये शिक्षा कैसी हो गई उदारवादी शिक्षा? दोस्तों, इसके लिए मैं सबसे पहले आपके साथ चलना चाहूंगा अपने बहुत पुराने समय में, जब वैदिक काल हुआ करता था। तो एट द टाइम जो हमारे यहाँ गुरुकुलों की परंपरा होती थी, वहां पर किस तरह का शिक्षण होता था? भाई, जो भी वहाँ के छात्र होते थे वो अपने घरों से निकल के उन गुरुकुलों में जाते थे। वहाँ वो ऋषि मुनियों के साथ उनके आश्रम में रहते थे। वहाँ पर अपने रूटीन के जो भी उनके क्रियाकलाप होते थे वो खुद से ही वो करते थे, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, खाना बनाना हो, संस्कार सीखना हो, या उनकी जो भी विद्याएं वहाँ से सीखना हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को वो वहाँ पर अपनी उन आश्रम की जो भी परिस्थितियाँ होती थी उनमें रह के वो सीखते थे। उस समय पर व्यवसायिक शिक्षा पे उतना जोर नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय फिनांस का यानी रुपए पैसे का महत्व उतना नहीं था। उस समय महत्व किन चीज़ों का था? जैसे उस समय मोक्ष का बहुत महत्व था, राइट। उस समय मानवीय मूल्यों का बहुत महत्व था, ठीक है ना। तो इस तरीके से उस समय पर जो लोग थे वो अपने रुचि के हिसाब से और अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स के हिसाब से एजुकेशन लेते थे, यानी आध्यात्मिक विश्वासों के आधार पर, ठीक है ना। वहां पर वो उनको ऊपर वाले में बहुत आस्था होती थी, ईश्वर में। तो इस तरीके से उस टाइम पर वहां पर अर्थ का मान्य उतना ज्यादा नहीं था, यानी पैसे का मान्य बहुत ज्यादा उपयोग नहीं था। इसलिए उस टाइम की जो एजुकेशन थी वो हमारी टोटली डिफरेंट थी आज की एजुकेशन से, राइट। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, समाज लगातार बढ़ता रहा, समय बदलता रहा, समाज की गतिविधियां बदलती रहीं। उसके साथ साथ क्या हुआ, धीमे 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 जो एजुकेशन का एक ट्रेंड था वो भी चेंज हुआ। फिर धीमे से वो जो उदारवादी शिक्षा होती थी, जो व्यवसायिक बिल्कुल भी नहीं थी, जहां पर रुपए पैसे कमाने की कोई बातचीत नहीं होती थी, जीविकोपार्जन की कोई बात नहीं होती थी, राइट। तो वहां से क्या हुआ, वहां से धीमे धीमे इंसान की जरूरतें बढ़ी, चीजों में रुपए पैसे इन्वॉल्व हुए, ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों का समावेश हुआ। तो वहां पे धीमे धीमे इंसान व्यवसायिक हो गया, राइट। यानी धीमे धीमे वहां पर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ इंसान अपने बढ़ता चला गया, ठीक बात है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी उदारवादी शिक्षा की बात आती है तो उदारवाद से मतलब क्या हुआ कि जो किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंताओं से मुक्त शिक्षा हो। तो इस तरह से उदारवादी शिक्षा का मतलब क्या हुआ, उदारवादी शिक्षा का मतलब हो गया जहां पर भी आर्थिक चिंताओं से दूर रह के सिर्फ और सिर्फ अपने मानसिक सुकून के लिए, अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स के लिए जो भी शिक्षा हम लिया करते थे या उस समय के लोग लिया करते थे, वो हो गई बेसिकली उदारवादी शिक्षा। अब इसको और डिटेल में अगर समझना है तो जैसा आप लोग को किताबों में भी सारा कंटेंट मिलता है कि अगर पुराने टाइम में हम लोग ग्रीक समाज की बात करते हैं तो वहां पर क्या थी, वहां पर गुलाम प्रथा हुआ करती थी, ठीक है ना।
शासक होते थे और उनके गुलाम होते थे। तो जो वहां पे शासक होते थे उनको रुपए पैसे की जरूरत नहीं होती थी, उनके लिए जीवन जीने के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए वो वहां पर व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते थे, वहां का सारा कामकाज उनके गुलाम करते थे। तो वो करते क्या थे, वो उस समय को अपने उपयोग करने के लिए अपने मनोरंजन से रिलेटेड चीजों को सीखते थे। ठीक है, अपनी गणितीय चीजों को सीखने में लगाते थे, अपनी तार्किक चीजों को सीखने में लगाते थे, या अपनी मानसिक शक्तियों को, ठीक है, जो उनकी मेंटल एबिलिटीज होती हैं उनको कैसे वो बढ़ा सकते हैं, उन सारी चीजों को सीखते थे, समझते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय पर शिक्षा आर्थिक कारण से नहीं करी जाती थी। ठीक बात है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उदारवादी शिक्षा जो होती है वो बेसिकली मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए होती है, जिससे एक सुसंस्कृत, जिसको वेल कल्चर्ड हम बोलते हैं, एक सभ्य समाज यानी एक सिविलाइज सोसाइटी बनाने के लिए उदारवादी शिक्षा का यूज होता था। ठीक बात है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उदारवादी शिक्षा का उपयोग समाज को सभ्य बनाने के लिए यानी सिविलाइज करने के लिए और वेल कल्चर्ड बनाने के लिए यानी सुसंस्कृत बनाने के लिए किया जाता था। ठीक बात है ना। तो इस तरीके से तो ये तो हो गई उदारवादी शिक्षा। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा कि उदारवादी शिक्षा के उद्देश्य या इनके क्षेत्र, किन क्षेत्रों में किन उद्देश्यों के साथ उदारवादी शिक्षा दी जाती है, अब उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने कुछ 6 क्षेत्र यहां पर लिख रखे हुए हैं। बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, राइट। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये उदारवादी शिक्षा किन किन जगहों पे हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। इसको हम लोग बहुत लिमिटेड शब्दों में समझेंगे, राइट, जिससे आप इसको कितना भी बढ़ा चढ़ा के या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, जब उदारवादी शिक्षा को हम देखते हैं नैतिक एवं चारित्रिक विकास के तौर पे, तो ये चीज को हम कैसे समझते हैं उदारवादी शिक्षा से। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि उदारवादी शिक्षा का इस्तेमाल बेसिकली क्यों हुआ, मानवीय गुणों के विकास के लिए या एक अच्छी एक सभ्यता और संस्कृति देने के लिए। ठीक बात है। तो यानी जब वहां पर एक किसी भी मनुष्य में या किसी भी बालक में अच्छे मानवीय गुण होंगे यानी उनका विकास किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर नैतिक और उसका चारित्रिक विकास भी तो होगा। भाई हमारी सोसाइटी की अगर हम बात करें, अपने समाज की हम बात करें, तो हमारे समाज में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, राइट, जिसको हम ही लोगों ने अब तो बांट के बहुत सारे वर्गों में रख दिया है, बहुत जाति कर दिए, धर्म कर दिए। लेकिन हकीकत यह है कि उन सबसे ऊपर शिक्षा हमें कभी जाति या धर्म नहीं सिखाती है। शिक्षा ने हमेशा हमको सिखाया कि सबसे पहली चीज कि आपको उदारवादी होना है, राइट, जिससे आप एक बहुत ही सभ्य इंसान बन सकें, जिससे आप बहुत ही एक संस्कारी इंसान आप बन सकें, जिससे आपके सामने कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर वो समाज का एक नागरिक है हमारे, तो उससे किस तरह से बातचीत करना है, किस तरीके से उसके साथ हम लोग को घुल मिल के रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें उदारवादी शिक्षा सिखाती है। ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, उदारवादी शिक्षा के जरिए जो हमारा नैतिक मूल्य है उनका विकास किया जाता है, जिसके जरिए हमारे अपने कैरेक्टर का भी निर्माण होता है, हमारा चारित्रिक विकास भी होता है, राइट। चलिए तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है हमारा मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। इसको समझते हैं गाइज। अगर मैं एक मनुष्य की, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं, कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, इनफैक्ट वो मैं या आप भी हो सकते हैं, तो हम लोग अपने जो भी रूटीन की जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम लोग के क्रियाकलाप होते हैं, वो हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों होते हैं। ठीक बात है ना। यानी उसमें हमारे शरीर भी एक्टिव होता है और हमारा दिमाग भी एक्टिव होता है, राइट। तो इस तरीके से हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारी जो मानसिक और बौद्धिक शक्तियां होती हैं, राइट, यानी हमारा जो सोचना है कि हम किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, क्या उसके प्रति अपने विचार रखते हैं, कैसा हम सोचते हैं, और साथ ही साथ हम चीजों से किस तरह से परिणामों को निकालते हैं, राइट। जैसे ये अभी पिछले लेक्चर में भी हमारी आपकी बातचीत हुई थी कि एक व्यक्ति होता है जिसके लिए बहुत सारी चीज़ भी अगर दे दी जाए तो उसके लिए ना के बराबर होती है, उससे वो कुछ नहीं बेहतर सीख पाता है। और वहीं पर एक बहुत ही समझदार और एक बौद्धिक क्षमता वाला एक व्यक्ति है, वो बहुत छोटी सी चीज़ यानी थोड़ी सी चीज़ से भी बहुत सारी चीज़ें निकाल लेता है। तो ये हो गया मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास। अब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें अगर अपनी मेमोरी को स्ट्रांग रखना है, यानी अपनी स्मृति शक्ति को हम याद कितना ज़्यादा रख सकते हैं, राइट, तो वहां पर भी ये उदारवादी शिक्षा उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हम चीज़ों को कैसे चिंतन या मनन करते हैं, ठीक बात है, हम चीज़ों में कैसा अपना तर्क लगाते हैं, या हम कैसे उनका निरीक्षण करते हैं, या हम किन आधारों पर कल्पना करते हैं, सोचते हैं चीज़ों के लिए, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हमारे अंदर आती हैं, ये सब आती हैं उदारवादी शिक्षा से।
ठीक है। जब एक बच्चे को समाज में बहुत सारी उसकी रूटीन एक्टिविटीज के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, एकदम फ्री कर दिया जाता है, तो वो जब खुद से निकलता है, खुद से देखता है बहुत सारी जगहों पे, कहीं पे उसको अच्छे अनुभव मिलते हैं, कहीं पे उसको खराब अनुभव मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर आती हैं, ये सब उसकी अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करने में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक बात है ना। ऑल्दो इनका व्यावसायिक शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और वहीं पे एट द सेम टाइम एक बंदा बहुत नेगेटिव सोचता है, तो ना तो मैं पॉजिटिव सोच के वहां से कुछ कमाई कर लाऊंगा, ना वो नेगेटिव सोच के कुछ कमाई कर लाएगा, राइट। हम लोग अपने मन को जरूर उससे दुखी या सुखी कर सकते हैं, लेकिन हमें वहां से कोई अर्थ का मतलब तो नहीं है ना, पैसे का, राइट। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उदारवादी शिक्षा जो है वो हमारी मानसिक और बौद्धिक शक्तियों के विकास करने में बराबर सहयोग करती है। ठीक है ना। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, दैट इज शारीरिक विकास एवं जन्मजात शक्तियों का उदारीकरण, यानी फिजिकल डेवलपमेंट एंड सब्लिमेशन ऑफ इनहेरेंट एबिलिटीज। ठीक बात है। अब इस पॉइंट को समझते हैं। तो इस पॉइंट को समझने के लिए इसके अपने शाब्दिक अर्थ में चलते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। जैसे शारीरिक विकास का मतलब क्या हो गया। अगर एक बालक है वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है उसके शरीर में वृद्धि होती है। अब वो वृद्धि किन कारकों पे निर्भर करती है, क्या उसके फैक्टर्स होते हैं उसके डेवलपमेंट के, तो ध्यान से सुनिए। अगर वो बच्चा बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उसको सबसे पहले तो एक संतुलित आहार, यानी उसका पोषण अच्छा होना चाहिए, उसको खाना अच्छा मिलना चाहिए, राइट। इसकी उसको ज्ञान होता है धीमे धीमे। फिर उसके साथ जो उसकी अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें उसका योग है, व्यायाम है, या कोई भी उसकी एक्सरसाइज ऐसी है जो उसको शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाती है। ठीक है ना। इसी के साथ साथ वो जब अपने शरीर को यानी अपने स्वास्थ्य को निरोग रख सकने में किस प्रकार से काबिल बन सकता है, राइट, किस प्रकार वो उसमें सफल हो सकता है कि वो अपने शरीर को सभी प्रकार के रोगों से दूर रख सके। ठीक है। तो इन सारी चीजों का जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है, वो भी उदारवादी शिक्षा से होता है। ठीक है। नाउ अगला है जन्मजात शक्तियों का उदारीकरण। तो यस, हर बालक में जन्म के समय उसके जन्मजात जो भी शक्तियां होती हैं, वो उसके जो भी गुण होते हैं, उनका विकास भी कहां से होता है, वो भी उदारीकरण से ही होता है। यस, उसका इंटेलेक्ट है, उसका चीजों को लेकर सोचना, देखना, या उसके जो भी नजरिए हैं, उन सबको कैसे अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए जिससे वो बड़ा होकर समाज में आसानी से समायोजित हो जाए, साथ ही साथ समाज के विकास में एक अपना बेहतर योगदान दे सके, एक अच्छा नागरिक बन के। ठीक बात है। तो ये सारी चीजें भी हमें उदारवादी शिक्षा से ही मिलती हैं, राइट गाइस। अगला देख लेते हैं पॉइंट, दैट इज सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। अब दोस्तों, जब सामाजिक विकास की बात आती है यानी सोशल डेवलपमेंट, तो हमें समाज के अंदर जाना पड़ेगा। समाज के अंदर जब हम देखते हैं तो जैसे अभी भी हम लोगों ने बात करी थी कि समाज में बहुत ही अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, जातियां हैं, उनके बीच में उस बालक को, उस व्यक्ति को किस तरीके से समायोजित होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की शिक्षा उसको उदारवादी शिक्षा से ही मिलती है। साथ ही साथ समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही व्याप्त हैं, उसमें वो अंतर कैसे कर सकता है, ये सारी चीज़ें भी उसको उदारवादी शिक्षा से ही सीखने को मिलती हैं। इस प्रकार से वो जो भी अपने सामाजिक मूल्य हैं उनका वो निर्धारण और उनका इस्तेमाल वो बेहतर कैसे कर सकता है, ये सारी चीजें भी उसको उदारवादी शिक्षा ही सिखाती है, राइट गाइस। चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज सांस्कृतिक विकास यानी कल्चरल डेवलपमेंट। अब जब सांस्कृतिक विकास की बात आ रही है यानी कल्चरल डेवलपमेंट की, तो देखिए आप एक चीज गौर कर रहे हैं फ्रेंड्स, सारे ही पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है। अब सांस्कृतिक विकास में भी वही चीज है कि जब हम अपने समाज में देखते हैं तो बहुत अलग अलग तरह की हमारे सामने संस्कृतियां हैं, बहुत अलग अलग तरह की, राइट। तो जो भी एक व्यक्ति है, मनुष्य है या बालक है, तो उसको उन सारी संस्कृतियों के बीच में किस तरीके से ढलना है, किस तरीके से रहना है, वो जिस भी सभ्यता या संस्कृति का है उसे अपने सभ्यता और संस्कृति का तो आदर करना ही चाहिए, साथ ही साथ अगर दूसरी कोई सभ्यता या संस्कृति है तो उसका आदर भी करना चाहिए। ये सिखाती है उदारवादी शिक्षा, राइट। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज राष्ट्र के शासन तंत्र एवं नागरिक शास्त्र की शिक्षा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, दैट इज एजुकेशन ऑफ नेशंस गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप। तो गाइस, इसको समझने के लिए जब यहां पर बातचीत आती है सबसे पहले राष्ट्र के शासन तंत्र की, तो शासन तंत्र हमारा क्या हो गया, तो यहां पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एक बच्चा है, वो बच्चा जैसे धीमे धीमे बड़ा होता है, तो जहां पर भी जिस भी परिवेश में बड़ा हो रहा है, तो वो धीमे धीमे अपने देश, अपने प्रदेश, अपने क्षेत्रीय स्तर पर शासन को देखता है, यानी अपने वहां पर लीडर्स को देखता है, अपने वहां पर अधिकारियों को देखता है, उनको ऑब्जर्व करता है, तो उसको ये सारी चीजों से अवगत कराया जाता है उदारवादी शिक्षा से।
यानी उसको वो सारी प्रक्रियाएं बताई जाती हैं, उसको वो सारे शासन प्रणाली के बारे में सिखाया और बताया जाता है उदारवादी शिक्षा के द्वारा। ठीक बात है। यानी अगर हम अपने आज के समय को देखें तो आज की डेट में हर प्रदेश के लिए अपने प्रदेश में प्रदेश स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था करना उस राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है ना। तो चूंकि हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो यहाँ पर हमें बच्चों को, जो भी एक छोटा बच्चा है वो जैसे जैसे बड़ा होता है, उसको जो भी उसके कर्तव्य हैं या उसके अधिकार हैं उनके बारे में बताना चाहिए, उनके बारे में बच्चों को अवेयर करना चाहिए। ठीक है ना। जिससे वो उसी के अनुसार आगे बढ़ सकें और चीज़ों को अपने हिसाब से देख के, समझ के और परख के एक जिम्मेदार और एक कुशल नागरिक बन सकें। ठीक है। तो ये सारी जो शिक्षा है, ये सारी उदारवादी शिक्षा एक बच्चे को कहां से मिलती है? ये सारी शिक्षा मिलती है बच्चे को एक नागरिक शास्त्र के जरिए। ठीक है ना। जिसमें उसको अपने सारे उसके जो भी अपने राइट्स हैं या ड्यूटीज हैं उसकी, ये सारी चीजें भी उसको प्रॉपर्ली पता चल सके। राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उदारवादी शिक्षा का जो उद्देश्य है या जो इसके क्षेत्र हैं वो काफी व्यापक हैं, और इस तरह से उदारवादी शिक्षा इन क्षेत्रों में इन उद्देश्यों की पूर्ति करती है। राइट। चलिए अब आ जाते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं उपयोगितावादी शिक्षा की। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब देखते हैं उपयोगी अथवा व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ यूटिलिटेरियन एजुकेशन। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं इसके अर्थ की बात करता हूं तो सबसे पहली चीज आप जो देखते हैं, इसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन एजुकेशन। ठीक। ये जो यूटिलिटेरियन शब्द है ये कहां से आया? ये आया इंग्लिश लैंग्वेज के यूटिलिटी शब्द से। ठीक बात है ना। जिसका मतलब होता है यूजफुल अलोन, यानी इसका मीनिंग होता है सिर्फ उपयोगी ज्ञान। ठीक है ना। यानी वो ज्ञान जो किसी न किसी तरीके से उपयोग में आ जाए। अब उपयोग में आ जाए, इसको अब हिंदी शब्द से भी थोड़ा समझ लेते हैं। उपयोगी तो समझ में आता है, व्यावसायिक का मतलब क्या हो गया? जो भी हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम किसी भी व्यवसाय में या किसी भी रोजगार में एंटर करते हैं। ठीक बात है। अब देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने बात करी उदारवादी यानी लिबरल एजुकेशन की, तो उसके थ्रू एक व्यक्ति के मानवीय और बौद्धिक गुणों का तो विकास होता था, नो डाउट। लेकिन वो शिक्षा यानी उदारवादी शिक्षा उसके दैनिक जरूरतों को पूरा करने में असफल रही, यानी उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रही थी। तो खाली मानसिक विकास होता जाए, बौद्धिक विकास होता जाए, और खाने पीने के लिए या अपनी बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए अगर हम कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें हमें मिल ही नहीं पा रही, हम उस योग्य हैं ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा का क्या माने है? राइट। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एक बेसिक हमारी नेसेसिटी होती है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान की। और ये सारी चीज़ें आती कहाँ से? ये सारी चीज़ें आती हैं रुपए पैसे से, यानी अर्थ से। ठीक बात है। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से जब हमको मजबूत बनना था या व्यक्ति को लगा कि नहीं, अब उसको अर्थ की ज़रूरत है, उसको पैसे की ज़रूरत है अपने जीवन यापन को सही तरीके से चलाने के लिए, राइट, अपने सुख सुविधाओं के लिए, समाज में सरवाइव करने के लिए, तो वहाँ पर इस प्रोफेशनल एजुकेशन का जन्म हुआ, यानी व्यावसायिक शिक्षा का जन्म हुआ। तो पुराने समय में तो इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों की वैल्यू नहीं थी। उस समय पर लोगों के लिए रहना, खाना, पानी, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आता चला गया तो वहाँ पर उदारवादी शिक्षा कमज़ोर होती चली गई, और आज की डेट में तो व्यावसायिक शिक्षा ही सबसे ऊपर आ गई है। यानी व्यावसायिक शिक्षा ने तो इसको बिल्कुल ढक लिया है ना। वो अलग बात है कि आज की डेट में भी उदारवादी शिक्षा की ज़रूरत है, उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करेंगे व्यावसायिक शिक्षा की ही। ठीक है ना। तो मतलब ये समझ में आया कि व्यावसायिक शिक्षा क्या है। ये हमारी जो दैनिक दिनचर्या की जो चीज़ें हैं उनको पूरा करने के लिए, हमको व्यवसाय से जुड़ने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए जो भी हमको एजुकेशन लेनी पड़ेगी या हम जो एजुकेशन लेते हैं, ये सारी हो जाती है व्यावसायिक शिक्षा यानी यूटिलिटेरियन एजुकेशन। ठीक है। जिसमें हमारा एक उद्देश्य होता है पैसा कमाना, जिससे हम अपनी एक रूटीन लाइफ को बहुत ही स्मूथली चला सकें। ठीक। अपने परिवार को एक अच्छा एक माहौल दे सकें, समाज में एक स्टैंडर्ड दे सकें। राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा का उपयोग या व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य किन किन क्षेत्रों में है और क्या है, देखते हैं। सबसे पहले भारी उद्योगों की शिक्षा, यानी जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं। राइट। तो उनके लिए भी अब तो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी चल गए हैं ना, जिनके जरिए हैवी इंडस्ट्रीज के जो भी एजुकेशन है वो दी जाती है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे उसके लिए कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोग्राम्स चला रखे हैं। राइट। तो बेसिकली
व्यावसायिक शिक्षा हम सभी लोगों को पता है, बस उसके जो 4-5-6 यहाँ पर हमने क्षेत्र लिख रखे हैं उनको देख लेना है, बाकी और कुछ इसमें खास नहीं है। पशु पक्षी व कीट पालन की शिक्षा, यानी यहाँ पर क्या है, ये भी तो एक व्यावसायिक शिक्षा का ही एक प्रकार है। यानी हम लोग देखते हैं बहुत सारे एनिमल हस्बेंड्री, राइट, या काफ़ी सारे कीट पालन उद्योग भी हम लोगों ने देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पर कीट पालन भी सिखाया जाता है, पशुपालन भी सिखाया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्यों किया जा रहा है, एक जीविकोपार्जन के लिए, अर्थोपार्जन के लिए, कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों में निपुण बन सकते हैं और कुशलतापूर्वक उस व्यवसाय में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कृषि शिक्षा, यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन। तो चूंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ जो भी विज्ञान की नई नई खोजें हैं कृषि के क्षेत्र में, उनसे संबंधित जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो 12th के बाद से भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, राइट। जैसे एग्रीकल्चर पूरा एक स्ट्रीम होता है, तो इस तरीके से कृषि से संबंधित क्षेत्र में जो भी शिक्षा इस समय दी जा रही है हायर लेवल पे, यानी 12 ऑनवर्ड्स, तो उसको हम कह सकते हैं कृषि के क्षेत्र में उपयोगितावादी या व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा। कुटीर उद्योग धंधों की बहुत सारे इसके भी कोर्सेज रन हो रहे हैं इस समय, जिनमें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, पुताई, है ना, इस टाइप की चीज़ें सिखाई जा रही हैं, या कालीन बनाना, या कोई भी इस टाइप के कुटीर उद्योग, जिनके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप इस तरीके से, इन माध्यमों से आप एक जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं और अपने जीवन को, अपने परिवार के लोगों को एक क्वालिटी लाइफ भी दे सकते हैं, राइट। तो आप समझ रहे हैं ना कि व्यावसायिक शिक्षा होती क्या है, समझ में आ रहा है ना, पक्का। ओके, तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज शिक्षक शिक्षा या वकालत शिक्षा। तो ये वही हो गया टीचर एजुकेशन, राइट, या लॉ एजुकेशन। तो ये क्या हो गई चीज़, वही जो हम लोग कर रहे हैं इस समय। भाई टीचर एजुकेशन क्या है, टीचर एजुकेशन एक है, जैसे हम लोग बीएड कर रहे हैं, तो ये बीएड एक टीचर एजुकेशन ही तो है, ये भी तो एक प्रोफेशनल कोर्स है एक कुशल और योग्य शिक्षक बनने के लिए। भाई आज की डेट में आप देखते हो कि अगर किसी भी इंटर कॉलेज में आपको पढ़ाना है तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बीएड, ठीक बात है। तो इसीलिए तो हम लोग बीएड कर रहे हैं कि बीएड करने के बाद हम लोग को एक सेफ साइड मिल जाएगा, हमारे करियर की एक श्योरिटी हो जाएगी कि ठीक है कि बाय द वे अगर वैकेंसी हमारी लेट आती है तो तब तक कम से कम खाली तो नहीं बैठेंगे, हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री है बीएड की, जिसके थ्रू हम किसी भी अच्छे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके वहां पर अपना हम टीचिंग करियर शुरुआत कर सकते हैं एक अच्छे सैलरी अमाउंट के साथ, ठीक बात है ना, ये चीज क्लियर हो रही है। ओके, इसी तरीके से लॉ एजुकेशन हो गई, वकालत की शिक्षा हो गई, ठीक है ना। इन द सेम वे चिकित्सा शिक्षा, तो यानी बहुत सारे हमारे शिक्षा के क्षेत्र हैं जिनमें व्यावसायिक शिक्षा इस समय दी जा रही है। और क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य भी हम लोग समझ गए कि चिकित्सा शिक्षा की बात हुई तो उसमें भी वही है कि जो MBBS MD करके लोग आ रहे हैं तो वहां से तो सीख के आ रहे हैं, एंड देन आफ्टर वो करते क्या है भाई, जो लाखों रुपए लगा के वो MBBS MD ये सब जो भी करके आ रहे हैं अपने कोर्सेज, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस क्यों करते हैं, जिससे वो एक अच्छा अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें, राइट, एक अच्छा जीवन यापन कर सकें, अपनी फैमिली को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा हमारे लिए हमारे निजी जीवन को सुखमय बनाने के लिए और समाज में एक अपनी पहचान बनाने के लिए जरूरी है, ठीक बात है ना। ओके, ये तो हम लोगों ने बात कर ली उदारवादी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की या उपयोगितावादी शिक्षा की, ठीक है ना। अब हम आज की सोसाइटी में जरा इसको रिलेट कर लेते हैं। देखिए, नो डाउट आज की डेट में जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, उसने हमारी जो लिबरल लाइफ है यानी उदारवादी जीवन है या उदारवादी शिक्षा भी हम कह सकते हैं, इसको पूरी तरीके से ढक लिया है। ऐसा क्यों हो गया है, आज की डेट में हर व्यक्ति के लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट हो गया है, उसके लिए उसके एथिक्स का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए अपने मानव मूल्यों का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए अपने समाज के लोगों का, अपने लोगों के हितों का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए सोचता हुआ चल रहा है। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। तो मैं ज़्यादा कहीं इधर उधर ना जाने के बजाय मैं सीधे अपने लाइन पे आता हूँ। अगर मान लीजिए हम लोग टीचिंग करियर से रिलेटेड हैं और हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, तो एक शिक्षक के अंदर नो डाउट प्रोफेशनल नॉलेज तो होना ही चाहिए, तभी तो हम बच्चे को कुछ व्यावसायिक ज्ञान दे पाएंगे, राइट। लेकिन साथ ही साथ हमको उदारवादी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उदारवादी भी होंगे और हमारे पास व्यावसायिक ज्ञान भी है तो हम उस बच्चे को एक अच्छा सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक हम बना सकते हैं, जिससे वो भी समाज में चल के अपने साथ साथ
अपने पूरे समाज के लोगों का भला और उनका उद्धार पूरी तरीके से कर सके और समाज को एक विकास की दिशा में ले चलने में अपना पूरी तरीके से सहयोग दे, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और सिर्फ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सबको इस्तेमाल करे। ठीक बात समझ रहे हैं ना? तो मतलब आज की डेट में यह है कि जब हम लोग बात करते हैं कि उदारवादी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, तो आज की डेट में भी उदारवादी शिक्षा का व्यावसायिक शिक्षा के साथ समायोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली व्यावसायिक शिक्षा भी एक सभ्य समाज को निर्मित नहीं कर सकती है। उसके लिए आपको उसमें उदारवादी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाके एक सभ्य और एक सुसंस्कृत समाज को, यानी वेल कल्चर्ड एक एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर पाएंगे अपनी सोसाइटी में। ठीक बात है ना? तो इसलिए ये दोनों चीज़ों का समावेशन आज की डेट में एजुकेशन में होना बहुत ज़रूरी है, राइट? एमए हक ने तो यहाँ तक कहा है कि शिक्षा को एक बालक की या एक मनुष्य की माता, पिता और पत्नी तीनों का दर्जा दे दिया है। यस, माँ की तरह कैसे? शिक्षा एक व्यक्ति को, यानी एक मनुष्य को अपने भावों को, यानी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सिखाती है, अभिव्यक्त करना सिखाती है। पिता की तरह मार्गदर्शन करना सिखाती है। यस, ये भी बिल्कुल सही है। और पत्नी की तरह सारी संसार की जो समस्याएं हैं या चिंताएं हैं उनसे दूर रखना सिखाती है। ठीक, और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है, राइट? चलिए, तो इसी के साथ अब हम लोग अपने इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, राइट? तो अपने रिवीजन को आप लोग ज़रूर करते रहिए और साथ ही साथ अपने फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करते रहिएगा इस, राइट? तो इस तरीके से आज का एक टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज उदारवादी शिक्षा और उपयोगितावादी शिक्षा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, रिवीजन करते रहिए और वंदे मातरम दोस्तों।